ITV बहुत नेटवर्क धन्यवाद पर। मनोज। मोदी सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी संचार मंत्रालय, डाक विभाग और नॉर्थ ईस्ट। 2047 का विजन, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आपका रोड मैप क्या होगा? एक बहुत पहले तो मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने इंडिया न्यूज़ के मंच पर मुझे आमंत्रित किया। ये एक तरीके से मेरे कैलेंडर में एक वार्षिक कार्यक्रम बन चुका है और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। जो प्रश्न आपने पूछा है एक बहुत ही विस्तृत प्रश्न है और उसे समय सीमा में जवाब देना मुश्किल है, पर अगर संक्षिप्त में मैं कहूं तो उत्तर पूर्वी राज्य को प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी के शब्द से नवाजा है, क्योंकि वाकई में ये हमारे देश की धरोहर है और केवल देश की धरोहर नहीं है, प्राकृतिक रूप से, मानव संसाधन के रूप से, पर सबसे मैं मानता हूँ क्षमतावान क्षेत्र है पूरे देश में भारत को आगे ले जाने के लिए। पिछले 12 वर्षों में जो वृद्धि इस क्षेत्र में आई है, एक इंक्रीमेंटल परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन एक मॉन्यूमेंटल परिवर्तन हुआ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उदाहरण के तौर पर स्वयं प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों में पिछले 12 वर्षों में उन्होंने 75 बार प्रवास स्वयं किया है। अगर देश के इतिहास के 65 वर्ष हम लोग ले लें तो जितने प्रधानमंत्रियों ने उत्तर पूर्वी का दौरा किया है सबको आप संगठित कर लो, पर फिर भी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री से कम है जितने बार वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गए। और केवल हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं, उनकी सोच विचारधारा सदैव रही है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, और इसलिए हर मंत्री को आदेशित किया है कि हर मंत्री को उत्तर पूर्वी का प्रवास करना ही होगा। और 350 से ज़्यादा प्रवास भारत सरकार के मंत्रियों ने उत्तर पूर्वी के क्षेत्र में कर लिए हैं। इसी के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विकास और प्रगति सुनिश्चित करना, 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 52 मंत्रालयों का अनिवार्य है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवेश करने के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि इसकी राशि वार्षिक तौर पर कोई 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 करोड़ नहीं है, लेकिन 1,02,000 करोड़ है हर वर्ष जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 52 मंत्रालयों का राशि निवेश किया जाता है। हम लोग ग्रांट और टैक्स डेवल्यूशन की बात करें तो पिछले 12 वर्षों में 6 लाख करोड़ का डेवल्यूशन इन 8 राज्यों को हुआ है। और उसी के साथ साथ अगर हर एक वर्टिकल के विकास और प्रगति को देखें, सड़कों के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण सड़क 50,000 किलोमीटर की बनी है 45,000 करोड़ के आधार पर। आप अनुमान लगाओ 50,000 करोड़ की सड़कें, किलोमीटर की सड़कें। नेशनल हाईवेज की बात करें, 65 वर्षों में 10,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज बनी थी, आज 16,500 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज बनी है। मतलब कि 60% वृद्धि हुई है 12 वर्षों में, जो देश ने 65 वर्षों में बनाया था। और वही स्थिति हमारे एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में, जहां 2014 में 9 एयरपोर्ट्स थे, आज उसी उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स हैं। 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पास एक एयरपोर्ट भी नहीं था, आज अरुणाचल प्रदेश में एक नहीं लेकिन 4 एयरपोर्ट्स हैं। फ्लाइट्स की हम बात करें, जो 2014 में हम लोग सिविल एविएशन में ATM के आधार पे गिनते हैं, एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता 912 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता था 2012 में, 14 में। आज 2000 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स हो चुकी हैं हर हफ्ते में। और वही स्थिति आप वाटरवेज की बात करो, रेलवेज की बात करो, आपको आश्चर्य होगा मनोज, 2014 तक केवल एक राज्य रेलवे के साथ जुड़ा हुआ था, आसाम। आज 6 राज्य रेलवे के साथ जुड़े हैं और 2 राज्य जो बाकी हैं वो 2027 के अंत तक वो भी जुड़ जाएंगे, तो पूरा रेल नेटवर्क भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लग पाएगा। वाकई ये अभी पिछले वर्ष, इसी वर्ष मई में मैंने एक नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया था सभी मुख्यमंत्रियों के साथ। पहली बार देश में एक नॉर्थ ईस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया गया है। नॉर्मली एक राज्य का इन्वेस्टमेंट समिट होता है, और 2-2 मुख्यमंत्रियों को लेकर 9 जगह हमने देश के अंदर रोड शो किए।
हर एक जगह में अलग अलग दो दो मुख्यमंत्रियों को लेके 4,48,000 करोड़ के निवेश की राशि इन 8 राज्यों के लिए आई है। तो मतलब कि लीप्स एंड बाउंड्स के आधार पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र आज बढ़ रहा है और इसका अनुमान आप लगा सकते हो। जब विश्व में 2.5% ग्रोथ रेट विश्व की हो रही है, भारत की ग्रोथ रेट करीब 7.5% पिछले 10 सालों में 7 से 7.5% हुई है। पर उत्तर पूर्वी का ग्रोथ रेट आप अनुमान लगाओ, 10 ईयर का एवरेज, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 10 ईयर का एवरेज, 10 ईयर डेकेडल कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एक राज्य का नहीं, 2 का नहीं, 8 राज्य का 11 से 13%। तो उत्तर पूर्वी भारत की ग्रोथ रेट से डबल से आगे बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री जो कहते थे ना कि ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, आज वाकई में उत्तर पूर्वी क्षेत्र वो बन चुका है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत का फ्रंट बनेगा समूचे साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। शायद बहुत सारे कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को ये पता है कि डोनर मिनिस्ट्री दिखने में छोटी लगती है, बजट जो वार्षिक बजट है, लेकिन भारत सरकार के हर बजट का एक परसेंटेज 10% वो डोनर नॉर्थ ईस्ट को जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, आईएनबी मिनिस्ट्री हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, हर परसेंटेज डोनर मिनिस्ट्री को जाता है, जिससे कम से कम नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो सके। अमूमन जो खबरें नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आती थी, पैसा तो यहाँ से जाता था लेकिन ज़मीन पर खर्च नहीं होता था, वो राजनेताओं में या उनके कार्यकर्ताओं में खर्च हो जाता था। ये बात सही है क्या, और अगर इस पर कसावट हुई है तो कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टम मैंने विभाग के अंदर स्थापित किया है कि जो हमारी की प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए स्वीकृति दी जाती है, मैं हर हफ्ते पर, मैं हर महीने की बात नहीं कर रहा, 3 माह की बात नहीं कर रहा, साल में 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरी वीक, हर हफ्ते मेरे सोमवार की डैशबोर्ड मीटिंग में जो उन 25-30 प्रोजेक्ट्स को मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ, हर हफ्ते में, उदाहरण के तौर पर मनोज मनु अगर मिजोरम के हैं तो और उनके यहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो टाइम स्टैम्प्ड फोटोग्राफ मेरे समक्ष रखा जाता है कि पिछले सोमवार में उस साइट की क्या स्थिति थी और इस सोमवार पर उस साइट की क्या स्थिति है, कितने अतिरिक्त पिलर बने हैं, कितना ग्राउंड वर्क हुआ है, अगर रोड है तो कितना सीमेंट लेइंग या टार लेइंग हुआ है, और एक पर्ट चार्ट फिजिकल प्रोग्रेस का और एक पर्ट चार्ट फाइनेंशियल प्रोग्रेस का हर हफ्ते के अनुसार मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूं। और कई योजनाएं बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं। जो हम लोगों का पर्ट चार्ट है उसके ऊपर लाइन चल रही है कंप्लीशन की। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहां कम कार्य हो रहा है, और जहां कम कार्य हो रहा है वहां उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी या उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मैं स्वयं वार्तालाप करता हूं एक एक प्रोजेक्ट पर। तो गुणवत्ता 100% ना 200% हो, उसका संपूर्ण कमिटमेंट मैं लेके चलता हूं मंत्रालय के अंदर हर योजना के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर क्या बात है कि नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं, उनकी उपस्थिति बढ़ती जा रही है। आपने पिछली सरकार यूपीए सरकार में भी काम किया, बतौर ऊर्जा मंत्री काम किया, संचार मंत्री, राज्य मंत्री थे। इस सरकार में भी आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। दोनों प्रधानमंत्री की वर्किंग स्थिति, दोनों सरकारों की जो कार्यप्रणाली है, उसमें क्या अंतर है? अब ये प्रश्न आपने मुझसे पिछले साल भी पूछा था जी, उसके पहले वाले साल में भी पूछा था, हो सकता है कुछ नया अनुभव, तीसरे साल में भी पूछा था, हो सकता है अब कुछ मेरे नया। अतीत को अतीत रहने दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के तिरंगे को लेकर विश्व पटल पर गाड़ के रखने वाले हैं। इसका पूरा विश्वास देश के 140 करोड़ नागरिकों को नहीं, पूरे विश्व के नागरिकों को है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, उनका कमिटमेंट एक एक योजना की घोषणा नहीं, उनका कमिटमेंट एक एक योजना के क्रियान्वयन पे है। और जहां मैक्रो की बात सोचते हैं, उदाहरण के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करें, स्पेस की बात करें, कोई हम लोग साधारण नागरिक होने के नाते, मंत्री होने के नाते नहीं, मैं कभी सपना देख सकता था कि भारत का तिरंगा भारत के अंदर नहीं, विश्व के अंदर नहीं, लेकिन चांद पे हम लोग गाड़ के रखेंगे। साउथ पोल पर पहला देश पूरे विश्व में जहां गाड़ा है झंडा, वो भारत ने गाड़ा है।
चंद्रयान के आधार पर, आदित्य L1 के आधार पर जो सूर्य की ऑर्बिट में चल रहा है। तो उनका जहां मैक्रो सोच है वहां माइक्रो सोच भी है। उज्ज्वला योजना, हमारी क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना, हम लोग कल्पना कर सकते थे कि 36 करोड़ भारतीयों को 36 करोड़ 5 लाख प्रति साल का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। 36 करोड़ मतलब क्या? अमेरिका से ज्यादा आबादी, यूरोप की 80% आबादी। यह संभव हुआ है और डीबीटी के आधार पर। अगर मनोज मनु बीमार हैं तो मनोज मनु को ही राशि मिलेगी। ये नहीं कि कोई चोर के मनोज मनु के नाम पे राशि ले जाए। जो पुराने जमाने में कहते थे कि जब 1 रुपए भेजा जाता है तो केवल 5 पैसे मिलते हैं, बाकी 95 पैसे। तो शायद यही कारण है कि कांग्रेस के हर मंच पर, हर कार्यक्रम पर एक पीड़ा निकल कर आती है कांग्रेस नेताओं की कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये बयान क्या है? अब मैं आपको बताऊं कठिनाई क्या है कांग्रेस के अंदर, विपक्ष के अंदर। कठिनाई ये है कि उनकी मानसिकता और उनकी विचारधारा जनसेवा की नहीं है, भारत की प्रगति की नहीं है, कुर्सी की है। अच्छा, इसकी किस है, आधार पर वो कुर्सी हमें प्राप्त ना हो? क्या हिम्मत किसी की वो कुर्सी हमारे ले गए? ये सत्ता की भूख की लड़ाई है। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार है जहां एक एक योजना भारत के हर नागरिक के लिए और भारत देश को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए संकल्पित हैं और क्रियान्वयन 100% सैचुरेशन। प्रधानमंत्री जी हमें कैबिनेट में कहा है, मैं अतिरिक्त स्कीम्स अनाउंस करने में मेरी रुचि नहीं है। जो स्कीम्स अनाउंस हुई हैं उसका 100% सैचुरेशन हमको सुनिश्चित करना है देश के अंदर। सिंधिया जी, राजनीति में भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए। अभी कांग्रेस का इतना बड़ा सम्मेलन होता है, उसमें एक कार्यकर्ता कहता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। क्या इस तरह की भाषा राजनीति में किसी के लिए भी, किसी भी नेता के लिए, किसी भी पार्टी के लिए होनी चाहिए? देखिए, राजनीति के रास्ते में प्रजातंत्र का मंदिर लोकसभा, हाउस ऑफ एल्डर्स, राज्यसभा देश के लिए एक मानक है। उस हाउस को देखकर देश की जनता प्रेरणा लेती है, हर एक नागरिक प्रेरणा लेता है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण उसे मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए। अगर इन शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे, ऐसी भावना हम लोग रखेंगे, तो देश में क्या भावना हम लोग पैदा कर रहे हैं? मेरी आजी अम्मा को 40 साल हुए जनसेवा में, मेरे पिताजी को 30 साल हुए, मुझे 25 साल होने को आ रहे हैं। आप एक उदाहरण मुझे निकाल दो जहां व्यक्तिगत टिप्पणी या व्यक्तिगत आलोचना या कोई गलत शब्द का प्रयोग इन तीनों पीढ़ियों में से एक ने भी इस्तेमाल किया। एक स्तर होना चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए राजनीति में। मतभेद होना बहुत जरूरी है, पर गालियों का इस्तेमाल करना, इन शब्दों का इस्तेमाल करना, इसलिए तो मनोज, देश की जनता ने उनको अपना आचरण और उनकी शब्दकोश और उनके व्यवहार का उत्तर एक बार नहीं बार बार दिया है, लेकिन मानने के लिए और सुधरने के लिए तैयार नहीं है। सुधरने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, जासूसी क्यों करा रहे हैं? मतलब सड़क से लेकर संसद तक आप एक इनोवेशन लेकर आए, संचार साथी के तौर पर विपक्ष कह रहा है कि सब जासूसी कराई जाएगी। देखिए, जिन लोगों के पास कोई मुद्दा ना हो उनको हर कोने में भूत दिखता है, और जिनके पास छुपाने का बहुत हो उनको हर भूत की चिंता होती है। अब संचार साथी जैसा ऐप, उसका नाम ही देख लो, वो साथी है आपका। उसके आधार पर देखिए, आपने पिछले साल मेरे इस सेशन में मुद्दा उठाया था कि इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, इतनी चीटिंग हो रही है,
इतनी कठिनाई हो रही है सभी जनता को, दूरसंचार के आधार पर और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर एक बहुत जबरदस्त टूल है विश्व को आपके हथेली में लाने का, और इस टूल को हर इंसान तक पहुंचाना ये हमारा दायित्व है। लेकिन इस टूल की जितनी सकारात्मक प्रयोग हम लोग करते हैं, विश्व में ऐसे तत्व भी हैं जो हर सकारात्मक टूल का प्रयोग करके उसके आधार पर नकारात्मक कार्य भी करते हैं। ये समाज में है, देश में है, टेक्नोलॉजी में भी है। You may have 100 advantages, but there will be 3 or 4 disadvantages in terms of the people who use that technology in a wrong way. और मेरी जिम्मेदारी है दूरसंचार मंत्रालय में कि ऐसे विघटनकारी और ऐसे नकारात्मक तत्वों के विरुद्ध एक फायरवॉल खड़ा करना, हमारे आम इंसान को उन तत्वों से बचाने के लिए। और संचार साथी वही फायरवॉल है। मैं उदाहरण आपको देखूं, हमारे अस्त्र ऐप के आधार पर जो रिकॉग्नाइज करता है जहां मल्टीपल कनेक्शंस एक ही व्यक्ति के आधार पर किया गया है, हमने करीब करीब 90 लाख कनेक्शंस हमने डिस्कनेक्ट किए। नो योर आईडी के आधार पर, नो योर नंबर के आधार पर, जहां व्यक्ति अपने आप जाकर ऐप में अपना नंबर रजिस्टर करता है और कहता है मुझे बताओ कितने कनेक्शंस मेरे नाम पे लिए गए हैं। हम जैसे लोगों को नहीं मालूम है कि कितने कनेक्शंस दूसरे लोगों ने हमारे नाम पर लिए हैं जी। उसके आधार पर करीब करीब 1 करोड़ मोबाइल डिस्कनेक्ट हुए, और उसी के साथ करीब करीब 26 लाख व्हाट्सएप डिस्कनेक्शंस हमने किए हैं, और 18 लाख मोबाइल फोन्स हम लोग ने लॉस्ट या स्टोलन की कैटेगरी में डालकर 7.5 लाख मोबाइल फोन रिकवर करके उपभोक्ता के हाथ में दोबारा पहुंचाया। और ये कहानी क्या है? ये दूरसंचार मंत्रालय की सफलता की कहानी नहीं है जी, ये जन भागीदारी की सफलता की कहानी है। क्योंकि जितने लोग इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे उनके आधार पे ही हम लोग मदद कर पाएंगे। और जब ये पोर्टल पर लगा था, आज तक 20 करोड़ हिट्स हुए हैं। जब हमने ऐप बनाया, आज तक 1 करोड़ 60 लाख ऐप का डाउनलोड हुआ है। तो हमने सोचा कि हम हर एक मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करें जी। अब बवाल उठ गया, किस विषय पर? आपने कैसे इंस्टॉल कर दिया? आप स्नूपिंग कर रहे हैं, आप जासूसी कर रहे हैं। अरे भैया, आपके फोन पे कितने ऐप्स आते हैं जब आप खरीदते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं। जब तक आप अपना नाम उस ऐप पे रजिस्टर नहीं करोगे, तब तक वो ऐप एक्टिवेट नहीं होगा। और अगर आप चाहो कि मेरा मोबाइल बड़ा क्राउडेड है, डिलीट करो, जैसे हर ऐप को आप दबा के डिलीट करते हो, वैसे इसको भी डिलीट कर सकते हो। पर मैंने सदन के पटल पे कहा कि अगर लोगों को इतराज है, मेरा कोई लकीर और फकीर की आदत नहीं है, इतराज है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बदलने में। मैंने ऑर्डर निकाला उसको निकालने के लिए। पर इसी बवाल के अंदर मैं आपको बता दूं जी, उस 10 दिन के अंदर हमारे करीब करीब 25 लाख और डाउनलोड हो गए ऐप के। विरोध के बाद, विरोध की वजह से ही और डाउनलोड हो गए, नेगेटिव पब्लिसिटी। हाँ, तो और लोगों ने डाउनलोड कर दिया उस ऐप को। तो थोड़ा सा और कर दीजिए, और बोल दीजिए। अब हमने विड्रॉ कर दिया। तो डाउनलोड के आधार पर अब हम लोग 2 करोड़ तक पहुंच गए हैं। हिट्स के आधार पर 20 करोड़ पहुंच गए हैं। हमारे टोटल 100 करोड़ 110 करोड़ हमारे उपभोक्ता हैं। तो मैंने सोचा था इनऑर्गेनिकली इसको हम लोग इंक्रीज करें। अब ऑर्गेनिक पाथ पे हम लोग चल जी। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में चूंकि प्रतिस्पर्धा हो रही है, तमाम सारी टेलीकॉम कंपनियां आ रही हैं, स्टारलिंक भी आ रही है, इस दौर में क्या उपभोक्ताओं का ख्याल रखा जाएगा? उनकी जो कीमत है जो दे रहे हैं, और उनके साथ जो उनकी सुविधाएं हैं वो उन्हें मिल रही हैं, क्योंकि नेटवर्क की परेशानी आ रही है तमाम। तो क्या इसके लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है? तो मैं आपको बताऊं कि पहले तो ये बता दूं कि भारत का टेलीकॉम नेटवर्क विश्व का सर्वश्रेष्ठ टेलीकॉम नेटवर्क है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग विदेश जाते हैं, अमेरिका चले जाओ, यूरोप के किसी कोने में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ,
भारत की नेटवर्क की क्षमता के आधार पर आज विश्व में कोई और नेटवर्क नहीं, नंबर 1। नंबर 2, भारत की नेटवर्क का दाम 2014 में एक कॉल आपका पर मिनट 50 पैसे का होता था। आज क्या है 12 साल बाद? 0.03 पैसे, मतलब 97% गिरावट हो चुका है कॉस्ट में। 0.03 तो मत मान लो कि फ्री जैसे ही है। और 1 GB डेटा का कॉस्ट 2014 में 285 रुपए पर जीबी होता था। आज क्या कॉस्ट है? 8 रुपए 50 पैसे पर जीबी, मतलब 94% गिरावट। और अगर विश्व के इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU उनके डेटा के आधार पर देखो, इंडिया इज द लोएस्ट ऑन द कॉस्ट मैट्रिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। हम लोगों का स्कोर है 1.49 कॉस्ट के आधार पर, मतलब लोअर स्कोर, मतलब ज्यादा सस्ता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 48, यूरोप के देश 23, 24, रशिया 22, चीन 14, भारत 1.89। मेरा दायित्व है दूरसंचार के मंत्री के रूप में, और अभी मैंने संसद में भी उत्तर दिया कि मैं एक संपूर्ण बुके सर्विसेज का मेरे हर एक उपभोक्ता को मैं दे पाऊं, चाहे वो वायरलाइन हो, वायरलेस हो, ब्रॉडबैंड हो, OFC हो, सैटकॉम हो, और फिर मेरा उपभोक्ता चुने कि वो कौन सा सर्विस स्वयं लेना चाहता है। और उसी विचारधारा के आधार पर हम लोग ने सैटकॉम को भी इंट्रोड्यूस किया है। एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग के आधार पर स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। अभी 3 लाइसेंस दिए गए हैं, OneWeb को, रिलायंस को और स्टारलिंक को जी। तीनों को सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। उसके लिए जो स्टेप्स उनको लेना होगा, उसके लिए इनिशियल स्पेक्ट्रम हमने उनको दे दिया है। वो कंप्लायंस होते ही वे अपने सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, जब स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग TRAI के द्वारा घोषित की जाएगी, और फिर हर सुविधा हर उपभोक्ता को दिया जाएगा। क्या 5G, 4G और 6G का इंटीग्रेशन प्लान है? इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। इंडिजनाइजेशन, इंडिजनाइजेशन तो 4G का इंडिजनाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, और ये एक प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि हम लोग विश्व से सदैव टेलीकॉम इक्विपमेंट लेते हैं। हम लोग इंडिया एक सर्विसेज जायंट न बने, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बने। और उसी के तहत उन्होंने 2022 में निर्णय लिया कि 4G टेक्नोलॉजी अगर BSNL क्रियान्वयन करेगी तो हमारे 4G स्टैक के आधार पर करना होगा। और आज आपके द्वारा मुझे खुशी है सूचना हमारे उपभोक्ताओं को देते हुए कि जिस विश्व में केवल 4 देशों के पास टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की क्षमता थी, उस 4 के क्लब में भारत ने प्रवेश कर लिया है अपना 4G डोमेस्टिक स्टैक बनाकर, जिसे क्रियान्वयन BSNL ने 1 लाख टावर्स के आधार पर 23 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया। और अब भारत अपना 4G स्टैक के आधार पर आगे बढ़ रहा है। 4G की टेक्नोलॉजी को संपूर्ण रूप से समूचे देश में क्रियान्वयन करने के बाद बहुत कम समय लगेगा उसको 4G से 5G में परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि कोर वही इस्तेमाल किया जाएगा। RAN जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, उसमें केवल एक और BTS लगाने की जरूरत है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। और 5G की सर्विस भी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग दे पाएंगे। डेटा की चिंता है, तो क्या डेटा की इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी